नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लक्षवित एसएस पे। तो आज हम बात करने वाले हैं संविधान के भाग 3 की, जो कि मूल अधिकारों से संबंधित है। आज हम अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 12 की, तो अनुच्छेद 12 में परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोग इसे देखिएगा तथा सुनिएगा। तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 13 की, तो अनुच्छेद 13 कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। आसान भाषा में समझें तो अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी ऐसी विधि जो मौलिक अधिकारों को हनन करने का प्रयास करेगी वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अर्थात कोई ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों को समाप्त करने का प्रयास करेगा वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। या फिर यूं कहें कि यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु है। विधि द्वारा बनाया गया कानून जो मौलिक अधिकारों का हनन करेगा वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इसके अंतर्गत 3 सिद्धांत निकल कर आते हैं। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 3 सिद्धांत निकल कर आते हैं, जिनमें पृथक्करण का सिद्धांत, अनाच्छादन का सिद्धांत और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत है। क्या क्या? पृथक्करण का सिद्धांत, अनाच्छादन का सिद्धांत और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत है। अगर हम बात करें अनाच्छादन के सिद्धांत की, तो अनाच्छादन का सिद्धांत ये कहता है कि आज़ादी से पहले अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कोई कानून जो मूल अधिकारों को समाप्त करने का प्रयास करेगा या फिर मूल अधिकारों को हनन करेगा वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो आपने देखा, अनाच्छादन का सिद्धांत कहता है कि आज़ादी से पहले अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कोई कानून जो मूल अधिकारों को हनन करने का प्रयास करेगा वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें पृथक्करण के सिद्धांत की, तो पृथक्करण का सिद्धांत हमारा ये कहता है कि आज़ादी के बाद विधि द्वारा बनाया गया कोई कानून, आज़ादी के बाद विधायिका द्वारा बनाया गया कोई कानून या फिर आज़ादी के बाद विधायिका द्वारा बनाया जाने वाला कोई कानून जो मौलिक अधिकारों को हनन करने का प्रयास करेगा या फिर उसका कुछ हिस्सा मौलिक अधिकारों को हनन करने का या समाप्त करने का प्रयास करेगा, तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, पूर्णतः या आंशिक रूप से। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई कानून ऐसा पास हुआ है जिससे मौलिक अधिकार खतरे में आ जा रहा है, जिससे मौलिक अधिकार समाप्त हो जा रहा है, तो वह कानून ही अपने आप समाप्त हो जाएगा, वह विधि अपने आप समाप्त हो जाएगी। लेकिन कोई ऐसा कानून पास होता है जिसके किसी हिस्से से मौलिक अधिकार खतरे में आ रहा है, तो उतना हिस्सा आंशिक रूप से, यूँ कहें आंशिक रूप से वह समाप्त हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें न्यायिक पुनरावलोकन की, तो न्यायिक पुनरावलोकन ये कहता है कि विधायिका द्वारा बनाए गए किसी कानून का न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर विधायिका ने कोई कानून पास किया है, न्यायालय को लगता है कि यह मूल अधिकारों को क्षति पहुंचाता है, तो न्यायालय उसका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, तथा यदि यह वह मौलिक अधिकारों का हनन करता हुआ पाया गया या फिर संविधान के मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाता हुआ पाया गया, तो उस कानून को, उस विधि को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। आपने समझा कि कोई विधायिका द्वारा कोई ऐसा कानून पास हो गया, कोई ऐसा कानून बनाया गया जो मूल अधिकारों को समाप्त करने का प्रयास करेगा, तथा न्यायालय उसकी न्यायिक पुनरावलोकन करता है और उसमें पाया जाता है कि यह संविधान के मूल ढांचे को नुकसान पहुंचा रहा है या फिर मूल अधिकारों को हनन करने का प्रयास कर रहा है, तो न्यायालय उसको असंवैधानिक घोषित कर देगा। तो आपने समझा अनाच्छादन के सिद्धांत, आज़ादी से पहले कोई बनाया गया ऐसा कानून जो मूल अधिकारों को हनन करेगा तो स्वतः समाप्त हो जाएगा। पृथक्करण का सिद्धांत, आज़ादी के बाद बनाया गया या फिर बनाया जाने वाला कोई कानून जो मूल अधिकारों को समाप्त करने का प्रयास करेगा वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन, विधायिका द्वारा बनाए गए किसी कानून को न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। ठीक है।
अब हम देखते हैं कि हमारे मूल अधिकार कितने हैं। पहले मूल अधिकारों की अगर हम बात करें तो पहले मूल अधिकार 7 हुआ करते थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा विविध विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो अभी क्या है, अभी हमारे पास सिर्फ 6 मूल अधिकार हैं। आइए देखते हैं कि वह 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला है समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। अभी हम इसके आगे देखने वाले हैं समता के अधिकार को। उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। उसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में है। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 तक है। तो आपने देखा मूल अधिकार क्या क्या हैं। समता के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आगे हम इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक अनुच्छेद को देखते हैं। उसके पहले एक बात जान लीजिए कि संपत्ति का अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 था, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा विधिक अधिकार कर दिया गया। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि पहले क्या था, जब संपत्ति का अधिकार था तो राज्य को कोई डेवलपमेंट करने में, राज्य को कोई कार्य करने में बाधा उत्पन्न करता था। कहने एक आसान उदाहरण के साथ यूँ समझें कि अगर राज्य कोई सड़क का निर्माण करवा रहा है तथा किसी का खेत बीच में आ रहा है या फिर उसको कोई ज़मीन चाहिए, तो चूँकि उस समय संपत्ति का अधिकार था तो लोग न्यायालय में पहुंच जाते थे, जिससे होता क्या था कि सरकार के काम में बाधा पड़ता था। तो फिर क्या हुआ, फिर कानून पास किया गया, 44वां संविधान संशोधन किया गया तथा इसको क्या हुआ, संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार, विविध अधिकार कर दिया गया। तो इससे क्या होगा कि अब किसी के संपत्ति को विधिक द्वारा या कानून द्वारा जो बनाए गए नियम प्रक्रिया है उसी के द्वारा हटाया जाएगा तथा उनको मुआवजा दिया जाएगा। जो उनसे संपत्ति ली जाएगी उससे उसके बदले में मुआवजा दिया जाएगा, उचित राशि दी जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अनुच्छेद 14 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 14 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि की समान समता तथा विधियों के समान संरक्षण, विधि के समान समता और विधियों का समान संरक्षण। एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। हमने संविधान का स्रोत पढ़ाया था तो उसमें बहुत विस्तृत तरीके से बताया था इन सभी के बारे में, क्या किस देश के संविधान से क्या लिया गया है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको देख सकते हैं, इसके पार्ट 2 में है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समान समता तथा विधियों के समान संरक्षण की बात करता है। कहने का तात्पर्य है कि समान लोगों के लिए समान अधिकार होंगे। जैसे कि जितने भी आम नागरिक हैं उनके लिए एक समान अधिकार होंगे, लेकिन जितने भी अफसर हैं उनके लिए एक तरह के अधिकार होंगे, जितने भी सीएम हैं उनके लिए एक प्रकार के अधिकार होंगे, जितने भी जिला अधिकारी हैं तो जितने भी जिला अधिकारी हैं सभी जिला अधिकारियों के अधिकार जो होंगे एक समान होंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी जिला अधिकारी के पास अधिक अधिकार है, किसी जिला अधिकारी के पास कुछ और अधिकार है, ऐसा नहीं होगा। जो समानों में समान होगा, यानी कि सेम प्रोफाइल वालों के लिए सेम अधिकार होंगे। ठीक है, सेम प्रोफाइल वालों के लिए सेम राइट्स होंगे। बस, तो आपने समझा अनुच्छेद 14 किसकी बात करता है। वहीं अगर हम बात करें अनुच्छेद 15 की, तो अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद, अर्थात कि आप किसी से या फिर कोई भी किसी से उसके धर्म या मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, ये प्रतिषेध है। ठीक है, उसी में एक पॉइंट ये भी है कि कुएं के पानी पर सभी का समान अधिकार है। आप किसी से उसके धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर उसको पानी पीने से मना नहीं कर सकते या फिर उसका उपयोग करने के लिए भेदभाव नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से उसके अंतर्गत आ जाता है कि होटल में, धार्मिक स्थलों में तथा पिक्चर हॉलों में, सिनेमा घरों में, जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं उनमें भी
उनके प्रवेश को लेकर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। उनके जाति, मूल वंश या फिर लिंग के जन्म स्थान के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें अनुच्छेद 16 की, तो अनुच्छेद 16 हमारा कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अर्थात ये कहता यह है कि लोग जितनी भी नियुक्तियां होंगी, आसान भाषा में समझे तो जितनी भी वैकेंसी आएंगी, जितनी भी नियुक्तियां होंगी, उनमें सभी को एक समान अवसर मिलेगा, सभी को अवसर की समानता होगी। ठीक है। लेकिन इसका एक खंड ये भी है कि अगर राज्य को लगता है कि किसी विशेष वर्ग को प्रोत्साहन की आवश्यकता है, तो वह उसके लिए, उस विशेष वर्ग के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। यानी कि आरक्षण की बात भी अनुच्छेद 16 में कही गई है। ठीक है। तो आपने समझा अनुच्छेद 14 क्या है, अनुच्छेद 15 क्या है, अनुच्छेद 16 क्या है। अब एक बार हम देखें अनुच्छेद 17 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करें अगर अनुच्छेद 18 की, तो अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत, यानी कि आप कोई उपाधि नहीं धारण कर सकते हैं अपने मन से। जैसे पहले क्या होता था, लोग उपाधियां धारण कर लेते थे, जैसे केसरी हिंद की हो गई, महाराजा धीराज की हो गई, बहुत सारी उपाधियां थी जो लोग धारण कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सिर्फ भारत सरकार आपको उपाधियां देगी, वो भी सिर्फ शिक्षा, खेल और सैन्य प्रतिभा के क्षेत्र में। ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए यूँ समझ सकते हैं कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, ये सब जो पुरस्कार दिए जाते हैं सब सारे अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ही दिए जाते हैं। तो अनुच्छेद जो हमारा अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक था, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक ये हमारा समता का अधिकार था, यानी कि समानता का अधिकार था। अब हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है। तो चलिए देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। उसमें सबसे पहले शुरू करते हैं अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 हमारा कहता है कि वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, अर्थात अनुच्छेद 19 ये कह रहा है कि आपको बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कोई अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकता है। जैसे किसी को किसी का चीज़ का विरोध करना हुआ, वह बोल के भी विरोध कर सकता है, या फिर कोई काले कपड़े पहन के विरोध कर सकते हैं, या फिर किसी का विरोध करना होगा तो लोग मोमबत्तियाँ जला लेते हैं। तो किसी भी तरह से वह अपनी अभिव्यक्ति को भी व्यक्त कर सकता है। तो अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है। इसी के साथ ये भी है कि अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं। तथा समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता, आप समुदाय का निर्माण कर सकते हैं, आप कोई संस्था बना सकते हैं। ये सारे अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही आते हैं। इसी के साथ इसका एक सेक्शन और भी है कि भ्रमण की स्वतंत्रता, आप पूरे देश में कहीं पर भी घूम सकते हैं, इसकी आपको पूरी स्वतंत्रता है। इसी के साथ आपको मिलता है निवास की स्वतंत्रता, आप पूरे देश भर में कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। तथा व्यवसाय की स्वतंत्रता, आप पूरे देश में कहीं पर भी अपना रोजी रोटी के लिए अपना व्यवसाय कर सकते हैं। तो ये सारी स्वतंत्रता जो है ये हमको अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मिलती है। तो आपने देखा अनुच्छेद 19 क्या है। अब एक बार देख लेते हैं अनुच्छेद 20 क्या कहता है। तो हमारा अनुच्छेद 20 ये कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अगर इसको आसान भाषा में समझे तो कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित हो, किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है, या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्ति विधि के अधीन आरोपित की जा सकती थी। अब इसको एक बार हम अपनी भाषा में समझ लेते हैं। तो इसका अनुच्छेद 20 का खंड 1 ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है,
उसको हम तब तक अपराधी नहीं कह सकते हैं जब तक कि उसने कोई ऐसा कार्य ना किया हो जो उस समय तक, जब उसने वह अपराध किया उस समय तक वह अपराध की श्रेणी में न आता हो। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आप इसको बस एग्जाम्पल के तौर पे ही समझिएगा। अगर कोई किसी से उधार मांग लिया, चूंकि ऐसा कोई कानून तो है नहीं, आप मानिए अगर कोई किसी से उधार मांग लेता है तो आप ये नहीं कह सकते उसने, अगर किसी से कोई उधार मांग लेता है और वह उस पैसे को नहीं लौटाता है, किसी ने किसी से उधार लिया और वह उस पैसे को उसको नहीं लौटा रहा है, और उस समय तक जब उसने उधार लिया उस समय तक कोई ऐसा अगर कानून नहीं है, उस समय तक कोई ऐसा कानून नहीं है कि उधार लेकर न लौटाना अपराध की श्रेणी में आता है, तो उसको आप सज़ा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कोई कानून ही नहीं है। तो किस कानून के अंतर्गत आप उसको सज़ा देंगे? ठीक है, बस आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, उदाहरण के तौर पे समझिएगा, या फिर यूँ कहें, इसको दूसरी भाषा में समझ लेते हैं। तो इसका खंड ये भी कहता है कि अगर मान लीजिए किसी ने उधार लिया और उधार वह नहीं लौटा रहा है, और चूंकि इसके लिए जो सज़ा बना है, जो सज़ा इसके लिए जो सज़ा बना है उसने उतना सज़ा वो पा गया, उतना उसने दंड पा गया, लेकिन बाद में कोई और कठोर दंड मिल गया, तो ऐसा नहीं कि इसने अभी जो काम किया उसके लिए जो बाद में कानून बना है उसके तहत सज़ा पाएगा, नहीं। जिसने जो अपराध जिस समय किया उस समय तक जो दंड बना रहेगा वही दंड उसको मिलेगा। तथा अनुच्छेद 20 का खंड बी कहता है, यानी खंड 2 कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अर्थात किसी ने कोई अपराध कर दिया तो बस एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार आपको सज़ा देनी है, ऐसा उसको 2 बार नहीं सज़ा दे सकते हैं। जैसे किसी ने कोई अपराध किया, उस समय कोई और उस समय उसका सज़ा मान लीजिए कुछ 20,000 रुपये जुर्माना थे, उसके बाद फिर कुछ समय बाद कानून बन गया कि अब वह व्यक्ति अगर वह विशेष अपराध करेगा तो उसके लिए उसको 10 साल की सज़ा हो जाएगी। अगर उसने पहले 20,000 रुपये दे दिए हैं और बाद में कानून बन गया कि क्या नाम है उसको 20 साल की सज़ा होगी उस अपराध के लिए, तो ऐसा नहीं कि आप उसको 20 साल की सज़ा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। उस समय जो कानून था उसी के तहत जो सज़ा प्रक्रिया होगी उसको सज़ा दिया जाएगा, उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है। और इसका खंड सी कहता है, यानी खंड 3 कहता है अनुच्छेद बी का, कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अर्थात किसी ने अपराधी को या फिर किसी को भी स्वयं उसको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो यूँ आसान भाषा में सब मिला जुला के वही कहें कि अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण की बात करता है, बस यूँ समझें आप। अब अगर हम बात करें अनुच्छेद 21 की, तो अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अर्थात किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी कि किसी को उसके प्राण, उसके और दैहिक स्वतंत्रता से तब तक अलग नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसने कोई ऐसा अपराध न किया, या फिर किसी को उसके प्राण या फिर उसके दैहिक स्वतंत्रता से सिर्फ जो विधि द्वारा जो प्रक्रिया बनाई गई है उसी के तहत ही आप उसको उस संरक्षण से अलग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है। आसान भाषा में समझें कि सभी को उदाहरण के तौर पे समझते हैं, सभी को स्वच्छ नींद लेने का अधिकार है। ठीक है, सभी को स्वच्छ नींद लेने का अधिकार है, लेकिन अगर आपको स्वच्छ नींद नहीं मिल रही है जिसकी वजह से आपकी जो प्राण है, आपकी जो जीवन है वह खतरे में पड़ जा रहा है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर अधिक दिनों जागता रहेगा, सोएगा नहीं, तो उसका जीवन निश्चित संकट में पड़ जाएगा। तो इसके लिए आप न्यायालय भी जा सकते हैं। ठीक है। तो बस यही बात कहता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21 यही कहता है। अब एक बार हम देखते हैं, अच्छा अनुच्छेद 21 का क्या है वो हम वीडियो के लास्ट में समझेंगे। क्यों लास्ट में समझेंगे वो मैं अभी लास्ट में ही बताऊँगा। ठीक है। अनुच्छेद 22 हमारा कहता है
कि वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों के संरक्षण, सॉरी एक सेकंड। तो अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इसको आसान भाषा में अगर हम समझें तो ये कहता है कि किसी की गिरफ्तारी हो रही है तो उसको अपना वकील करने का अधिकार है, तथा इसका दूसरा खंड ये कहता है कि किसी की गिरफ्तारी अगर हो रही है तो उसको गिरफ्तारी स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट तक ले जाने के समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। 24 घंटे जिसकी गिरफ्तारी हो रही है उसको क्या होगा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने कोई ऐसा कार्य कर दिया है जो देश विरोधी कार्य है तो उसके लिए ये नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, जैसे किसी ने देशद्रोह कर दिया है, फिर कोई किसी और तरह का मामला हो गया तो उसके लिए ये नियम लागू नहीं होता है। तो आपने समझा कि अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करता है, बस यही है। तो अब क्या हो गया हमारा, हमने स्वतंत्रता के अधिकार को देख लिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 है। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 23 क्या है? तो अनुच्छेद 23 ये कहता है कि मानव और दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। यूँ समझो, मानव के दुर्व्यापार, यानी कहने का तात्पर्य है पहले क्या होता, मानव तस्करी होती थी, लोग मानव को बेच देते, तो अब ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं। अब बलात्श्रम मतलब किसी को बलपूर्वक काम कराना, जबरदस्ती यूँ समझ सकते हैं। जबरदस्ती आप किसी को काम नहीं करा सकते हैं, मानव ट्रैफिकिंग अब नहीं हो सकती है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। अनुच्छेद 30 इसी की बात करता है। तथा अगर हम बात करें अनुच्छेद 24 की, तो अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अर्थात कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में निषेध, कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं वो कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं। बस यूँ समझिए, इतना ही है। अनुच्छेद 23 है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, नहीं कि 14 वर्ष से कम बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते। तो बस यूँ है। तो ये हो गया हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब हम देखते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। तो चलिए उसको एक बार देखते हैं। तो हमारा अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, अर्थात हर किसी को उसका धर्म मानने, अबाध रूप से मानने, उस पर आचरण करने, उसको अपने धर्म को बढ़ाने, अपने धर्म को प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। ठीक है, अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, बस यही है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आप धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं, ये इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। अपने धर्म के प्रचार के लिए, अपने धर्म का किसी भी प्रकार का कार्य आप कर सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। आसान भाषा में समझें कि जो धर्म कर्म के काम होंगे, जो धार्मिक कार्यक्रम होंगे, उनमें टैक्स नहीं लिया जाए। टैक्स फ्री की बात करता है कि धार्मिक कार्य में टैक्स की बात नहीं होगी। बस यही, आसान शब्दों में समझिए, बस यही बात करता है। ठीक है। अनुच्छेद 28 कहता है, अनुच्छेद 28 कहता है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। यानी कि जो ऐसे शिक्षण संस्थाएं, जो निजी शिक्षण संस्थाएं हैं, वह चाहें तो अपने संस्था में अपने धर्म कर्म का प्रचार कर सकती हैं, अपने धार्मिक उपासना में उपस्थित हो सकती हैं। ठीक है, बस यूँ कहता है। निजी के बारे में कर रहा है, एक बात ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि जो गवर्नमेंट की होंगी उसमें किसी भी धर्म का, किसी धर्म विशेष का प्रचार प्रसार नहीं होगा। निजी के बारे में है, बस इतना समझिएगा। तो हमने देखा अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी विशेष धर्म के अभिवृद्धि के लिए करों के टैक्स फ्री की बात करता है। अनुच्छेद 28 कहता है कि
कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना की उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, बस यही बात करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अनुच्छेद 29 के बारे में। तो अब हमारे जो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 है, यह शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार है, ये हमने पीछे देख लिया है। तो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 क्या कहता है, तो देखिए अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी कि विधि द्वारा ऐसा कानून बनाया जाएगा जिससे अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण हो सके। अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, या यूँ समझे कि अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अगर चाहें तो अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, अपने शिक्षण संस्थान बना सकते हैं तथा उनमें प्रशासन करने की व्यवस्था का भी प्रबंध कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, प्रशासन करने का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो बस यूँ समझ लीजिए अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों के बारे में है। हाँ, रही बात अनुच्छेद 31 की, तो अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार था, वो अब नहीं रहा, उसको अब विविध अधिकार बना दिया गया है 301 के अंदर। ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे संपत्ति के अधिकार के बारे में। तो अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 32 की, जो कि अनुच्छेद 32 से लेकर अनुच्छेद 35 तक संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो अनुच्छेद 32 को एक बार हम देखते हैं। अनुच्छेद 32 कहता है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, अर्थात अनुच्छेद 32 के बारे में यूँ समझिए कि यह ऐसा साधन है जिसके द्वारा मौलिक अधिकारों का हनन होने पर इसकी रक्षा उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट तथा उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा सकती है। इन अधिकारों के हनन होने पर उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जाया जा सकता है। अनुच्छेद 32 व अनुच्छेद 226 के अंतर्गत न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। यूँ कहेंगे, एक क्या कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपके मौलिक अधिकारों को उपयोग करने में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है या फिर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप उसको लेके आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में जब मैं न्यायपालिका पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बहुत विस्तृत तरीके से इन सभी के बारे में बताऊंगा। अभी आप इतना समझिए कि अनुच्छेद 32 कहता है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट क्या है, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिटें जारी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें जारी होती हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण या फिर अधिकार परीक्षा। तो इन सभी के बारे में मैं आगे बात करूँगा। अब यूँ समझ लीजिए, अभी एक बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब यूँ है कि मान लीजिए कोई बंदी है, कोई बंदी कोई गिरफ्तार हो गया। अब उसको क्या हुआ कि वह आप थाने में गए तो पता चला कि भाई ऐसा यहाँ पे कोई बंदी ही नहीं है, या फिर आपको डर है कि उसको कोई नुकसान पहुँचाया गया है या फिर उसको क्या नाम है मार दिया गया, जैसा भी कुछ भी हो, तो आप इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि न्यायालय वहाँ पे क्या करेगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करेगा। उससे क्या होगा, वो कहेगा कि बंदी को मेरे सम्मुख प्रस्तुत करो, तो फिर उन्हें क्या होगा, बंदी को अदालत के सम्मुख, न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो बस यूँ समझिए, इन्हीं के बारे में है। अब ये जो रिटें हैं इनके बारे में जब मैं न्यायपालिका पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं आपको विस्तृत तरीके से बताऊँगा। अब अनुच्छेद 33 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 33 ये कहता है, अनुच्छेद 33 कहता है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में, उपांतरण करने में संसद की शक्ति। ठीक है, तो यही कहता है कि अनुच्छेद, इसका मतलब ये समझ लीजिए अनुच्छेद 33 क्या कहता है। अनुच्छेद 33 कहता है कि जो सशस्त्र बलों के जो मूल अधिकार हैं उनके बारे में बस बात करता है। ठीक है, अब यहीं पे हम बात करें अनुच्छेद 34 की, तो अनुच्छेद 34 कहता है कि जब किसी क्षेत्र में सेना
विधि प्रवृत्त है, तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन, अर्थात कि जो सेना में जो भर्ती होंगे, जो सैन्य सिपाही हमारे होंगे, उनके मूल अधिकार नहीं होंगे उतने, उनके मूल अधिकार इतने नहीं होंगे। आप उदाहरण के लिए समझो कि जो आर्मी में है, जैसे सभी को स्वच्छ नींद लेने का अधिकार है, लेकिन अगर कोई बंदा आर्मी में है तो अब यूँ समझो अगर लड़ाई छिड़ गई है तो ऐसा थोड़ी है कि वो नहीं जाएगा, उसको जाना पड़ेगा। उसको ये नहीं कहेगा कि यहाँ पे कि मेरे मूल अधिकार का हनन हो रहा है, मुझे स्वच्छ नींद लेने का अधिकार है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो सेना में होते हैं उनके लिए कुछ मूल अधिकार कुछ कम हो जाते हैं, उनके लिए जो फिर अलग से जो सेना द्वारा नियम कानून बनाए गए हैं फिर वो उस प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाते हैं। अब वहीं पे अगर हम बात करें अनुच्छेद 35 की, तो अनुच्छेद 35 ये कहता है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के उपचार, सबसे इम्पोर्टेंट कि कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपने लिख दिया, सिर्फ लिखने से थोड़ी होगा कि जो मूल अधिकार दे दिए मूल अधिकार बना रहेगा, नहीं, उसके लिए कुछ कानून भी तो बनाने पड़ेंगे, उसके लिए कानून भी तो बनाने पड़ेंगे। तो बस इसका मतलब यह है कि विधायिका द्वारा ऐसे कानून बनाए जाएंगे जिससे मूल अधिकारों की रक्षा हो सके, ठीक है। बस अनुच्छेद 35 यही कहता है। हाँ, अब हमने छोड़ा था अनुच्छेद 21 क्या है, तो अनुच्छेद 21 क्या क्या कहता है। अनुच्छेद 21 का क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसे जोड़ा गया था। 21 का क्या इम्पोर्टेंट है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। और एक बात और है कि अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ध्यान रखिएगा। वैसे संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं, लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंतर्गत ये अनुच्छेद 32 ही संविधान की आत्मा है, ठीक है। तो आज के सन में हमने देखा अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, यानी कि भाग 3 हमने पूरी तरह से कवर किया। इसकी आने वाले वीडियोस में हम भाग 4 कवर करेंगे, उसके बाद संविधान की सारी वीडियोस से क्रम से आती रहेंगी। थंबनेल पे आप पार्ट वाइज देख सकते हैं, सभी पे पार्ट लिखा होगा। तो इसी तरह की सारी वीडियोस देखने के लिए अगर अभी ने आज तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके पहले भी संविधान की 8 वीडियोस आ चुकी हैं जिनमें हमने संविधान क्या है, संविधान में क्या है, संविधान की विशेषता क्या है, या फिर संविधान के स्रोत क्या हैं, संविधान में अनुसूचियाँ कितनी है, संविधान के भाग क्या हैं, किस भाग में क्या है, संविधान सभा के बारे में, सरकार क्या है, तो इन सभी के बारे में हमने विस्तृत चर्चा किया है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी चैनल की वीडियोज़ में जाके वो सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तथा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह वीडियो कैसा आपको लगा। हाँ, एक बात दोबारा कहना चाहूँगा यार, प्लीज़ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे होगा क्या कि जो भी वीडियोज़ अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। तो दोबारा यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।